हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए देखते हैं आज की क्लास में जो कक्षा 10वीं साइंस पढ़ रहे थे लेसन 2 का एसिड बेस और साल्ट। तो आज क्या पढ़ेंगे? साल्ट, लवण क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। तो लवण क्या होता है? लवण ऐसा आयनिक यौगिक होता है जिसमें एक भाग धनावेशित तथा दूसरा भाग क्या होता है? ऋणावेशित होता है। इसमें धनावेश और ऋणावेशों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। लवण के बारे में और पढ़ चुके हैं कि अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, तो क्या बनता है? लवण बनता है और जल बनता है। तो जैसे कि कुछ लवण के उदाहरण हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, ये सब क्या है? ये सब लवण है, साल्ट हैं। तो सोडियम क्लोराइड में एक भाग क्या है? सोडियम प्लस और क्लोराइड माइनस, इस रूप में रहता है। तो सोडियम क्लोराइड का देखो, एक भाग क्या है? धनावेशित होता है और एक भाग क्या होता है? ऋणावेशित होता है। कोई भी लवण कैसा एक आयनिक यौगिक होता है जिसमें एक भाग क्या हो? धनावेशित हो और एक भाग क्या हो? ऋणावेशित। और धनावेश और ऋणावेश, इसमें भी प्लस धनावेश कितना है? 1 है, और ऋणावेश भी कितना है? 1। तो धनावेश और ऋणावेश की संख्या हमेशा क्या होगी? बराबर होगी। इसमें भी देख सकते हो सोडियम, 2 सोडियम है, कार्बोनेट CO3 2 माइनस आयन। तो ये देखो, यहाँ पर एक धनावेशित भाग है, एक ऋणावेशित भाग, और यहाँ पर आवेश कितना है? एक सोडियम में एक धनावेश होता है, 2 सोडियम है तो 2 धनावेश है, और कार्बोनेट में 2 ऋणावेश। तो धनावेश और ऋणावेश की संख्या क्या है? बराबर है। कॉपर सल्फेट में भी देख सकते हो, कॉपर 2 पॉजिटिव और ये सल्फेट 2 निगेटिव। तो कॉपर एक पॉजिटिव है और एक क्या है? निगेटिव भाग है। इसमें भी +2 और -2, धनावेश 2 है और ऋणावेश भी 2 है। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम प्लस और NO3 माइनस। तो सोडियम पॉजिटिव साइड है, मतलब पॉजिटिव धनावेशित भाग है, और NO3 क्या है? निगेटिव भाग। और इसमें भी चार्ज क्या है? बराबर है, एक धन चार्ज है, एक ऋण चार्ज है। तो कोई भी लवण ले लो, वो आयनिक यौगिक होगा, उसमें एक भाग क्या होगा? धनावेशित होगा, दूसरा भाग ऋणावेशित होगा, और धनावेश और ऋणावेशों की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। सभी में देख लो, जितना भी उदाहरण ले, सब में क्या है? धनावेश और ऋणावेश आपस की संख्या क्या है? बराबर है। और धनावेश और ऋणावेश अगर बराबर है तो जो लवण है वो क्या होगा? विद्युत उदासीन होगा। विद्युत रूप से क्या होगा? उदासीन, मतलब कोई आयन नहीं होगा, क्योंकि धन और ऋण आवेश क्या है? बराबर है दोनों की संख्या। इसलिए कोई भी लवण क्या होता है? विद्युत रूप से उदासीन होता है। विद्युत ना, ये वाला वो वाला उदासीन मत समझना, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन, ये विद्युत रूप से उदासीन होता है। अम्ल, कोई भी लवण अम्ल भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकती है उसकी प्रकृति। अम्ल की प्रकृति आगे पढ़ेंगे। तो अम्ल क्या हो सकता है? क्षारीय भी हो सकता है, अम्लीय भी हो सकता है, और उदासीन भी हो सकता है। कोई भी लवण जो है अम्लीय, क्षारीय और उदासीन तीनों टाइप के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है विद्युत उदासीन होता है, वो विद्युत है। अब ये तो है, अब ये बना कैसे है? कोई भी लवण कैसे बनता है? जब किसी अम्ल में क्षार, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है, तब क्या बनता है? लवण बनता है, ये जानते हैं हम लोग। और क्या बनता है? H2O, यानी जल बनता है। कोई भी अम्ल को यदि किसी क्षार में मिलाओगे या कोई क्षार को अम्ल में मिलाओगे तो क्या बनता है? एक लवण बनता है और जल बनता है। तो अम्ल, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, HCl है एक अम्ल, और क्षार ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों की आपस में विक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड, एक लवण बनेगा, और क्या बनेगा? जल। तो अम्ल और क्षार की इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अम्ल और क्षार को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। जो H+, अब ये बना कैसे है? तो देखोगे तो यहाँ पर H+, HCl माइनस है, सोडियम प्लस और हाइड्रोक्सिल आयन माइनस। अम्ल क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देता है, और क्षार क्या देता है? हाइड्रोक्सिल आयन देता है, पढ़ चुके हैं। तो अम्ल का जो H+ है और हाइड्रोक्सिल, जो क्षार का OH- आयन है, दोनों मिलके क्या बनाते हैं? जल। और जो बचा हुआ पार्ट होता है, धन आवेशित और ऋण आवेशित, दोनों मिलके क्या बनाते हैं? लवण।
तो जो प्लस वाला पार्ट आता है, जो धनावेशित भाग होता है वो किससे आता है? क्षार से आता है हमेशा। लवण में जो धनावेशित भाग होता है, जैसे कि सोडियम, यहाँ पर कॉपर, यहाँ पर भी सोडियम है, तो धनावेशित भाग किसी लवण का किससे आता है? क्षार से आता है। इसलिए इस धनावेशित भाग को क्या कहते हैं? क्षारीय मूलक कहते हैं। क्षारीय मूलक। किसी भी लवण के धन आवेशित भाग को क्या कहते हैं? क्षारीय मूलक कहते हैं, याद रख। इसका जो धन आवेशित भाग होता है वही क्या कहलाता है? क्षारीय मूलक। ठीक है, क्योंकि ये देखो कोई भी अभिक्रिया होगा अम्ल क्षार में तो जो प्लस वाला भाग है वो कहाँ से आता है? क्षार। ये क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड, वहीं से आया है प्लस वाला लवण में। और जो नेगेटिव वाला आयन है, जितना भी नेगेटिव आयन है वो कहाँ से आता है? अम्ल से आता है। इसलिए जो नेगेटिव आयन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? अम्लीय मूलक। जैसे कि यहाँ पर कार्बोनेट आयन है, ये क्या है? अम्लीय मूलक। अम्लीय मूलक क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट इस लवण में कहाँ से आता है? अम्ल से आता है, इसलिए इसको अम्लीय मूलक बोलते हैं। जैसे ये है अम्लीय मूलक। यहाँ पर ये नाइट्रेट आयन है, अम्लीय मूलक। तो जितना भी नेगेटिव होगा भाग वो क्या कहलाएगा? अम्लीय मूलक कहलाएगा। और पॉजिटिव भाग क्या कहलाएगा? क्षारीय मूलक। पॉजिटिव क्षारीय मूलक इसलिए कहलाता है क्योंकि वह क्षार से आता है, और नेगेटिव भाग अम्लीय मूलक इसलिए कहलाता है क्योंकि वह अम्ल से प्राप्त होता है। तो ये याद रखना। क्या याद रखोगे? कि पॉजिटिव यानी धन आवेश वाले जो आयन होते हैं वो क्या होते हैं? क्षारीय मूलक होते हैं। और नेगेटिव मतलब ऋणात्मक आवेश वाले क्या होते हैं? अम्लीय मूलक होते हैं। अगर क्वेश्चन में आ गया, पूछ दिया कि कोई लवण दे दिया गया है, जैसे कि मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम दे दिया है और नाइट्रेट दे दिया है, मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो इसमें पूछता है कि यहाँ इसमें क्षारीय मूलक कौन सा है और अम्लीय मूलक कौन सा है। तो अगर इसको आयन के रूप में लिखोगे तो क्या लिखोगे? मैग्नीशियम 2+ आयन और नाइट्रेट माइनस आयन दोनों। तो इसमें क्षारीय मूलक क्या होगा? मैग्नीशियम आयन, क्योंकि मैग्नीशियम पॉजिटिव, जितने भी पॉजिटिव आयन होते हैं क्या होते हैं? क्षारीय मूलक। और जितने भी नेगेटिव आयन होते हैं वो क्या होते हैं? अम्लीय मूलक। ठीक है, तो अम्ल जो लवण होता है वो क्या होता है? एक धन आवेशित और एक ऋण आवेशित भाग से बना होता है। और धन आवेशित भाग किससे आता है? क्षार से आता है। और ऋण आवेशित भाग किससे आता है? अम्ल से आता है। अब देखते हैं इसकी प्रकृति क्या होती है। कोई जो लवण है वो अम्ल है कि क्षार है, उसकी प्रकृति अम्लीय है कि क्षारीय है, ये देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं साल्ट जो होते हैं लवण, उनकी प्रकृति। तो उसको पहले ये कुछ एग्जाम्पल्स है उदासीनीकरण अभिक्रिया के। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? अम्ल क्षार से क्रिया करके एक लवण बनाता है और जल। तो क्या होना चाहिए? जो लवण बनता है वो विलयन क्या होना चाहिए? विद्युत रूप से, मतलब उदासीन होना चाहिए, उदासीन। इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण। लेकिन कुछ अभिक्रियाओं में क्या होता है? पूरी तरह उदासीन नहीं हो पाता, मतलब जितना H+ आयन है उतना ही OH आयन नहीं होगा तो क्या होगा? पूरा विलयन उदासीन नहीं हो पाएगा। इसलिए जो साल्ट है उसकी प्रकृति अम्लीय भी होती है, क्षारीय भी होती है और उदासीन भी होती है। क्योंकि अम्लीय प्रकृति में पढ़े हैं, pH मान पढ़ रहे थे तब पढ़े हैं कि यदि कोई विलयन में H+ आयन की सांद्रता अधिक है तो विलयन क्या होता है? अम्लीय होता है। यदि OH- आयन की सांद्रता अधिक है तो क्या होता है? विलयन क्षारीय होता है। यदि दोनों आयन की सांद्रता बराबर है तब क्या होगा? विलयन उदासीन होता है। तो जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो प्रबल अम्ल क्या होता है? पूर्णतः आयनित हो जाता है। प्रबल क्षार क्या होता है? पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन की सांद्रता क्या होती है? बराबर होती है। इसलिए जो लवण बनता है वो क्या बनता है? उदासीन होता है।
तो जब भी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की आपस में उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी तो जो लवण बनेगा वो क्या बनेगा, उदासीन होगा, मतलब उसमें अम्लीय क्षारीय नहीं होगा, वो पीएच मान उसका क्या होगा, 7 होगा। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बनने वाले जितने भी लवण हैं वो क्या होंगे, उदासीन होंगे, ये याद रखना। और उसके बाद है जैसे कि यहाँ पर ये एक प्रबल अम्ल है लेकिन कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है एक दुर्बल क्षार है। तो जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो यहाँ पर H2SO4 तो अधिक आयनित होगा पूर्णतः, लेकिन ये दुर्बल क्षार है तो ये कम आयनित होगा, तो हाइड्रोक्सिल आयन क्या होंगे, कम बनेंगे, और जो H+ आयन है क्या बनेगा, ज़्यादा बनेगा। तो जो कॉपर सल्फेट का विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा, क्योंकि ये प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, अब ये प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से जो भी लवण बनेगा वो क्या होगा, अम्लीय होगा। अम्लीय क्यों होगा, क्योंकि प्रबल अम्ल अधिक मात्रा में आयनित होगा, पूर्णतः आयनित हो जाता है कोई भी प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार। अब अम्ल प्रबल है मतलब अधिक ज़्यादा आयनित होगा तो H+ आयन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, और हाइड्रोक्सिल आयन आंशिक आयनित होगा क्योंकि दुर्बल क्षार है, तो कम आयनित होगा तो हाइड्रोक्सिल आयन क्या बनेंगे, कम बनेंगे। तो मतलब OH आयन कम रहेगा और हाइड्रोक्सिल जो H+ आयन है ज़्यादा रहेगा, तो क्या होगी, प्रकृति अम्लीय होगी। इसलिए कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है क्या होता है, अम्लीय होता है। उसी प्रकार है ये दुर्बल अम्ल है, एसिटिक अम्ल, और ये क्या है, प्रबल क्षार है। अब दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, तो दुर्बल अम्ल क्या होगा, आंशिक रूप से आयनित होगा, मतलब H+ कम मात्रा में बनेगा, इस बार ये कम मात्रा में बनेगा, और हाइड्रोक्सिल आयन ज़्यादा बनेगा। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, तो प्रबल क्षार अधिक आयनिक ज़्यादा आयनित होंगे पूर्णतः, तो हाइड्रोक्सिल आयन ज़्यादा बनेगा, और एसिटिक एसिड दुर्बल अम्ल है तो कम आयनित होगा तो H+ कम बनेगा, तो इससे जो लवण बनेगा वो क्या होगा, H+ कम है, हाइड्रोक्सिल आयन क्या है, ज़्यादा है, तो क्या क्षारीय होगा। तो जो सोडियम एसीटेट होता है जो कि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से बना है वो क्या होगा, क्षारीय होगा। उसी प्रकार है एसिटिक अम्ल और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये दुर्बल अम्ल है और ये दुर्बल क्षार है। तो जब दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से कोई लवण बनेगा तो क्या होगा, उदासीन होगा, क्योंकि ये भी कम मात्रा में आयनित होगा, ये भी कम मात्रा में आयनित होगा, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे, तो ये क्या होगा, उदासीन होगा। तो ये याद रखना, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से जब कोई लवण बनेगा तो क्या बनेगा, उदासीन, और दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बनेगा तो भी उदासीन होगा। लेकिन यदि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, मतलब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, अम्ल प्रबल है तो अम्लीय होगा लवण, और क्षार प्रबल है तो क्षारीय होगा, ये याद रखना। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, इसमें अगर बताना है कि कौन अम्लीय होगा कौन क्षारीय होगा तो क्या देखना, उसका पॉजिटिव आयन देखना, कौन से अम्ल से, या पॉजिटिव आयन किससे आता है, क्षार से, तो कौन से क्षार से आया है, और निगेटिव आयन देखना कि कौन से अम्ल से आया है। तो कॉपर है तो कॉपर किससे आया होगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड या क्षार से आया है, तो कॉपर क्या है, कॉपर हाइड्रोक्साइड क्षार से आया है, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार होता है। और सल्फेट आयन किससे आया है, H2SO4 से आया है, तो ये क्या है, एक प्रबल अम्ल, मतलब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से मिल के बना है ये लवण, इसलिए इसकी प्रकृति क्या होगी, अम्लीय। अब सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देखते हैं। तो सोडियम क्या है, एक प्रबल क्षार से आया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से आया है, और हाइड्रोजन कार्बोनेट किससे आया है, एक दुर्बल अम्ल से आया है, तो एक इसकी प्रकृति क्या होगी, क्षारीय, क्षार प्रबल है लेकिन अम्ल क्या है, दुर्बल। ये आया है HCO3, इससे कार्बनिक अम्ल जो होता है H2CO3, इससे आया है ये हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये क्या है, एक दुर्बल अम्ल है, तो दुर्बल अम्ल से आया है, और ये सोडियम किससे आया है, प्रबल क्षार से। तो जब दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार मिलते हैं तब क्या बनता है, क्षारीय प्रकृति का लवण बनता है, तो ये क्षारीय होगा।
फिर है अमोनियम, मतलब अमोनियम एसीटेट। तो अमोनियम ये क्या है, दुर्बल क्षार है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये है दुर्बल अम्ल, दोनों से मिलकर बनता है अमोनियम एसीटेट। तो ये क्या होगा, उदासीन होगा, क्योंकि ये दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना है। तो दुर्बल अम्ल में जो H+ आयन कम मात्रा में होगा तो हाइड्रोक्सिल आयन भी कम ही मात्रा में होगा, तो दोनों इक्वल होंगे। फिर है अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम आयन जो है किससे आया है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, दुर्बल क्षार से। और ये Cl, जो Cl है मतलब क्लोराइड आयन है, वो किससे आया है, HCl से आया है। तो HCl क्या है, प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षार। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से क्या बनेगा, अम्लीय बनेगा। तो ये HCl क्या होगा, अम्लीय होगा। HCl में Cl वाला पार्ट जो है अम्लीय मूलक जो है किससे आया है, प्रबल अम्ल से आया है। प्रबल अम्ल जैसे HCl से आया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। और यह अमोनियम वाला पार्ट किससे आया है, दुर्बल क्षार अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। इसलिए अम्ल प्रबल है तो जो लवण बनेगा वो क्या होगा, अम्लीय होगा। ये है फिर पोटेशियम नाइट्रेट। ये तो ये तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार दोनों से आया है, तो ये भी क्या होगा, उदासीन होगा, उदासीन, क्योंकि इसमें H+ और OH आयन बराबर होंगे, क्योंकि अम्ल भी प्रबल है और क्षार भी प्रबल है। फिर है सोडियम सल्फेट। ये भी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल अम्ल दोनों का मिश्रण है, तो ये भी क्या होगा, उदासीन ही होगा। इसमें दोनों पार्ट किससे आए हैं, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से। फिर फेरिक क्लोराइड है। तो आयरन का हाइड्रोक्साइड क्या होता है, दुर्बल क्षार, फेरिक हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार होता है। और क्लोराइड किससे आया है, HCl से आया है। फेरिक क्लोराइड और HCl को मिलाओगे तब बनता है क्या, फेरिक क्लोराइड। तो HCl प्रबल अम्ल है, ये दुर्बल क्षार है, तो इसकी प्रकृति क्या होगी, अम्लीय। अम्ल प्रबल है तब अम्लीय। फिर है अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट ये क्या है, दुर्बल क्षार है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, दुर्बल क्षार, यहाँ से गया है अमोनिया, और कार्बोनेट किससे गया है, अभी बताया था, H2CO3 कार्बनिक अम्ल, जो कि दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल क्षार और दुर्बल अम्ल से है, तो ये भी क्या होगा, उदासीन होगा। ठीक है, तो ये अगर पहचानना है कि कौन सा लवण अम्लीय प्रकृति का होगा, कौन सा क्षारीय और कौन सा उदासीन, तो क्या देखोगे, ये वो किस अम्ल और किस क्षार से मिलके बना है। जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलके बनेगा तो उदासीन होगा। जब प्रबल अम्ल होगा और दुर्बल क्षार होगा, अम्ल प्रबल होगा तो अम्लीय प्रकृति का होगा, यदि क्षार प्रबल होगा तो क्षारीय प्रकृति का होगा। लेकिन अगर दोनों दुर्बल है या फिर दोनों प्रबल है तो क्या होगा, उदासीन होगा। ठीक है, चलिए अब आखिरी है एसिड रेन वर्षा। चलिए देखते हैं अम्ल वर्षा, एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है, सामान्यतः जो वर्षा का जल होता है उसका pH मान क्या होता है, 7 होता है। मतलब वर्षा का जल क्या होता है, शुद्ध जल होता है, उसका pH मान 7 होता है। किंतु वायुमंडल में उपस्थित गैसें के विलय के कारण, वायुमंडल में कुछ गैस उपस्थित होती है, वो क्या होती है, जल में मिल जाती है, विलय हो जाती है। तब उस जल का जो pH होता है, वर्षा के जल का जो pH होता है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब वर्षा के जल का pH कम होगा 7 से, तो उसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, अम्लीय। तो वर्षा के जल का pH मान जब 5.6 से कम हो जाता है, तब उस वर्षा को क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा। अब ये अम्ल वर्षा का कारण क्या होता है, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण से ही क्या हो, जो वायुमंडल में गैस है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, मेनली सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ना वायु प्रदूषण फैलाते हैं। वायु में जाके क्या करते हैं, वर्षा के जल में मिल जाते हैं। वर्षा के जल में मिलेंगे तो क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं, और यही एसिड वर्षा के जल के रूप में गिरते हैं जमीन में। तो उसी को क्या बोलते हैं, अम्ल वर्षा। मतलब वर्षा के जल में सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड का मिलना क्या कहलाता है, अम्ल वर्षा। मिलना, विलय होना अम्लीय होता है, उसके बाद जो वर्षा होती है उसे कहते हैं अम्ल वर्षा।
जब वर्षा के जल का pH 5.7 से कम हो जाता है तब अम्ल वर्षा कहा जाता है। ठीक है, तो रिएक्शन देख लो, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसको जल में विलय करोगे तो क्या बनता है, कार्बनिक अम्ल बनता है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन से क्रिया करके, वायुमंडल में ऑक्सीजन होता है उससे क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं, जो कि सल्फर ट्राइऑक्साइड जो होता है H2O मतलब जल से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। उसी प्रकार नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। तो ये तो दुर्बल अम्ल है, उतना हानिकारक नहीं होता, लेकिन जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल क्या होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। ये अगर वर्षा के जल में मिले रहेंगे तो क्या होगा, अम्लीयता बहुत ज़्यादा होगी वर्षा के जल की। और जब अम्लीयता 5.6 से कम हो जाती है, मतलब जो pH मान है 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीयता बढ़ जाती है, इसलिए उस वर्षा को क्या बोलते हैं, अम्ल वर्षा। और अम्ल वर्षा से क्या होता है, मिट्टी, अभी पढ़े हैं pH वैल्यू के दैनिक जीवन में महत्व में कि मिट्टी का pH यदि 5.5 से कम हो जाए तो क्या होता है, मिट्टी में धान की उपज कम हो जाती है। तो मिट्टी में अगर अम्ल वर्षा होगा तो धान की उपज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कुछ इमारतें हैं, ये अम्ल वर्षा से शरीर में भी त्वचा का जल जाता है, क्योंकि अम्ल क्या करता है, त्वचा को जला देता है। उसके अलावा वनस्पतियों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, वनस्पतियां भी नष्ट हो जाते हैं। और ताजमहल की जो चमक है वो अम्ल वर्षा के कारण ही क्या हो रही है, कम होती जा रही है। मतलब कुछ ऐतिहासिक इमारतें हैं, उनमें अगर एसिड अम्ल वर्षा होता है उसके आसपास एरिया में तो क्या होता है, उनकी जो चमक है वो कम होती जाती है, वो रिएक्शन करके उसकी चमक खो देता है। इसलिए अम्ल वर्षा का जो इफ़ेक्ट है ताजमहल में देखा गया है। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर एसिड, बेस और साल्ट आज कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट अध्याय में जो अगला चैप्टर है उसको पढ़ेंगे। ठीक है।